स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, स्टडी 91 का ये प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जिनको आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेज हैं। और प्राचीन भारत से शुरू हुआ ये सफर अब मध्यकालीन भारत के मध्य तक आ पहुंचा और आज हम लोग मुगल वंश के उस शासक के संदर्भ में अध्ययन करेंगे जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता था। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इस चैप्टर से, इस लेसन से संबंधित वो प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप उससे पहले स्टडी 91 के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सामान्य अध्ययन का, जीएस का, जनरल स्टडीज का जो सेशन जारी किया जा रहा है। रात को 9 बजे मैं आप लोगों से मिलता हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं हिस्ट्री पर आप लोगों से अभी डिस्कशन करता हूं, जबकि सुबह में 10 बजे रिस्पेक्टेड नितिन सर आप लोगों से जीएस मिसलेनियस का सेशन लेकर के आते हैं। इन दोनों सेशन को आप लोग अधिक से अधिक अपना प्यार और सहयोग प्रदान करें। शुरू करते हैं इस सेशन को। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था सम्राट अकबर, जिन्हें जलालुद्दीन अकबर के नाम से भी जाना गया। अकबर जिनका जन्म वर्ष 1542 में कहां पर हुआ था, तो अकबर का जन्म राणा बीरसाल के महल में कहां पर? अमरकोट में कब हुआ? जी हां, इनका जन्म वर्ष 1542 में, अक्टूबर 1542 में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता हुमायूं और इनकी माता जिनका नाम हमीदा था, उन लोगों की स्थिति ऐसी थी कि इनके मुकद्दर में अपना घर भी नसीब नहीं था जिसमें इनका जन्म हो। इनका जन्म भी राणा बीरसाल के महल में हुआ था, जो अमूमन पूछा जाता है। इस समय यह जगह अमरकोट कहां पड़ती है? तो सिंध में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? सिंध में पड़ती है। राणा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका परवरिश भी इधर उधर ही हुआ। इनका पहला जो विवाह हुआ था वो 9 वर्ष की अवस्था में ही हो गया। कब? जब इनकी अवस्था सिर्फ अभी 9 वर्ष की थी। और वर्ष 1551 में इनकी शादी रुकैया बेगम से हो गई। किससे? रुकैया से हो गई। और रुकैया हिंदाल की बेटी थी। हिंदाल कौन था? तो हिंदाल अकबर महोदय के क्या थे? रिश्ते में चाचा थे। कहा जाता है कि रुकैया और अकबर दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, 1542 में ही हुआ था। हालांकि अलग अलग माताओं से हुआ था। और कालांतर में 9 वर्ष की अवस्था में हिंदाल ने अपनी बेटी रुकैया की शादी इनके साथ कर दी। तो अकबर के जिंदगी का ये पहला अध्याय यहीं जुड़ा। जब ये अभी जानते ही नहीं थे कि विवाह क्यों और क्या है, तब तक इनकी शादी हो गई। हालांकि उस समय की ये परंपरा थी। युवा अवस्था में पहुंचने के बाद जब अकबर बादशाह बनने के बाद वर्ष 1561 में, कब? 1561 में, 1561 में अकबर के राजनीतिक गुरु, इनके संरक्षक, हुमायूं के सेनापति भी रहे बैरम खां, जिन्होंने अकबर को अपने पुत्र की तरह पाला। बैरम खां का ही ये एहसान था इनके ऊपर कि इनको सिर्फ 14 वर्ष की अवस्था में, कब? 14 फरवरी 1556, लगभग 14 वर्ष की अवस्था में कलानौर के जंगलों में इनका राज्याभिषेक कराया, जब हुमायूं की सीढ़ियों से गिर करके मौत हो गई थी। वरना वहीं चाहता तो बैरम खां इनका काम ही खत्म कर देता। लेकिन अकबर महान उसके भी नहीं हुए और अपने राजनीतिक गुरु बैरम खां की हत्या स्वयं अकबर ने ही कराया था।
उनको मक्का मदीना इन्हें भेजा गया इन्हीं के आदेश पर, और गुजरात के पास जो है मुबारक खान नामक एक अफगान सैनिक के द्वारा इन्हीं के द्वारा उसकी हत्या कराई गई। उसके पीछे वजह था क्या? उसके पीछे वजह था बैरम खां की जो पत्नी थी जिनका नाम था जो है सलीमा। क्या नाम था? सलीमा। सलीमा जो रिश्ते में अकबर की जो बुआ थी, अकबर की बुआ जिनका नाम था जो है गुलबदन बेगम, ये गुलबदन बेगम की जो है बेटी थी और बैरम खां की जो है पत्नी थी। इसी सलीमा के वजह से अकबर महोदय ने बैरम खां का ऑपरेशन करा दिया और इनकी हत्या करा दी गई, और 1561 में इसी सलीमा के साथ जो है अकबर की दूसरी शादी हुई थी। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए पहला ऐसा बादशाह, पहला ऐसा मुगल शासक जिसने किसी विडो महिला से, किसी जो है विधवा से शादी किया, वो अकबर था, और अपने ही गुरु बैरम खां की विधवा से जो है शादी किया था। इन्होंने सलीमा के साथ शादी किया। सलीमा के ही पुत्र थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान, जिनको अकबर ने खाने खाना की उपाधि जो है गुजरात विजय के बाद जो है प्रदान किया था। वही रहीम खान हिंदी साहित्य में रहीमदास के नाम से जो है जाने जाते हैं। बहरहाल उनके नवरत्नों में से एक थे। तो इनकी दूसरी शादी ये हुई थी, और तीसरी शादी, इनकी तीसरी शादी कब हुई? तो इनकी तीसरी शादी हुई थी वर्ष 1562 में। कहां करा दें? लो यहीं करा देते हैं। वर्ष 1562 में, फरवरी 1562 में, जिसको आज हम लोग जयपुर कहते हैं, उसे पहले आमेर कहा जाता था। आमेर के राजा थे जिनका नाम था बिहारी मल। बिहारी मल को आमेर के युद्ध में पराजित किया गया था, और उनकी बेटी थी जिनका नाम था क्या? उनका नाम था हीर कुंवर। हीर कुंवर से अकबर महोदय ने फरवरी 1562 में शादी की, और इस तरह से जो है बिहारी मल पहले ऐसे राजपूत शासक थे जिनके परिवार में अकबर ने वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किया। और वो राजपूतों में कौन से राजपूत थे? कछवाहा राजपूत थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जो है दूसरा विकल्प सही होगा। अकबर की जो पत्नी थी जिनका नाम था, मैंने अभी बताया कि उनका नाम जो है हीर कुंवर था। हीर कुंवर से जो है अकबर ने शादी की, और उनका नाम जो है जोधाबाई रखा। जोधा का मतलब ही होता है युद्ध में जीता हुआ, और यही जोधाबाई जब जो है इनके घर में पहुंची तो इनको हरखाबाई जो है कहा गया। इनकी बुआ ने उनका नाम दिया था हरखाबाई। इन्हीं को जो है मरियम उजमानी के नाम से जो है जाना गया। किन से नाम से? मरियम के नाम से जो है जाना जाता है। और इन्हीं जोधाबाई के गर्भ से जो है एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम था जो है सलीम। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के गर्भ से जो है दानियाल का जो है जन्म हुआ। दानियाल जो कि अत्यधिक शराब के कारण जो है इसकी मौत हो गई थी, जबकि जो है सलीम आगे चल करके यही जहांगीर के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। अगर आपसे इसी प्रश्न में, इसी विकल्प पर अगर पूछता कि वो कौन से राजपूत थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब उस सवाल का जवाब जो है अंतिम विकल्प हो जाता। मेवाड़ के शासक, सिसोदिया वंश के जो है शासक महाराणा प्रताप, जो कि राणा हमीर सिंह, राणा कुंभा सिंह के जो है खानदान से बिलोंग करते थे, इन्होंने जंगल की रोटियां खाई, तमाम जो है वो कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपने जो है स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया था। दिए हुए प्रश्न पर अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो वर्ष 1556 से लेकर के और कब तक रहा था? जी हां, 1605 तक रहा था। मैंने बताया कि इनका भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार इनका राज्याभिषेक कलानौर के जंगलों में हुआ, गुरदासपुर में, अब यह जगह पड़ती है पंजाब में, कलानौर। और दूसरी बार जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था कब? इनका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था, जब जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है जीत ली गई थी हेमू से। तब अकबर जब बादशाह बने तो अकबर के ही
अकबर के ही सेनापतियों में से एक थे जिनका नाम था जो है अधम खां। अधम खां अकबर की जो धाय मां थी जिनका नाम था महम, या इनका नाम जो है अनगा था। अनगा था। कहा जाता है कि अधम खां और अकबर दोनों जो है दूध भाई थे, यानी बाल्यावस्था में जब अभी हुमायूं इधर उधर जो है भाग पड़ा रहा था, घुमक्कड़ की जिंदगी जी रहा था, तो उसको इस बात का डर था कि उसका इकलौता उत्तराधिकारी को जो है मार दिया जाएगा। तो अपनी जो है नौकरानी, विश्वसनीय नौकरानी जिनका नाम जो है माहम अनगा था, उनके पास अपने जो है बच्चे को कुछ दिन के लिए उसने छोड़ा था, जिनको इन्होंने भी जो है अपने बालक की तरह परवरिश, न सिर्फ परवरिश किया बल्कि उसको अपना दूध पिलाया। इसीलिए इन दोनों को दूध भाई भी जो है कहा जाता था। लेकिन इनका जो हरम का शासन था उसका प्रमुख जो है यही अनगा थी, जिनका नाम माहम अनगा था। ये माहम अनगा हरम शासन या पेटिकोट शासन की प्रमुख रही थी। इनको इन्होंने प्रधानमंत्री भी बनाया था। प्रधानमंत्री को तब जो है वजीर ए आला कहा जाता था, वजीर ए आला कहा जाता था। और इस तरह मुगलिया सल्तनत में पहली ऐसी महिला थी जिनको जो है वजीर बनने का मौका मिला, जिनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। किसने नियुक्त किया था? अकबर ने जो है नियुक्त किया था। हुआ यूं कि चूंकि अधम को ये अपना भाई मानता था, ये माता इधर प्रधानमंत्री थी, तो जाहिर सी बात है उसका ये दुरुपयोग करेगा। और अकबर के मना करने के बावजूद भी इन्होंने, अधम खां ने अकबर के बड़े विश्वसनीय जो है सिपह सालार थे जिनका नाम था क्या? नासिर उद्दीन जो है इसी अधम खां के द्वारा मार दिए गए थे। और न सिर्फ मार दिए गए बल्कि उनके खून से जो है रंगी हुई नंगी तलवार लेकर के अकबर के शयन कक्ष तक जो है अधम खां पहुंचा था। इस बात से अकबर जो है इतना आग बबूला हुए कि तुमने नासिरुद्दीन अनत को मार क्यों दे दिया, मारा क्यों, जबकि मैंने मना किया था। तो अकबर के साथ भी जो है इन्होंने बहुत बदतमीजी से उस समय पेश आए। इसलिए अकबर इनका हाथ पैर बंधवा करके और आगरा के किले से जो है छत से फेंकवा दिया, पार्सल करा दिया नीचे, और गिरे तो फिर ऊपर चले गए। इस तरह अपने जो है ये भ्राताश्री, जिसको जो है दूध भाई ये कहता था, उसकी हत्या स्वयं अकबर ने कराई थी। और ये इतने गुस्से में थे कि इनका जो है अंतिम संस्कार आगरा में नहीं होने दिया, तो इनका अंतिम संस्कार मेहरौली में कराया गया। कहां पर? मेहरौली में कराया गया। कुतुब मीनार के पास जो है इनका मकबरा है। इस घटना से माहम अनगा जो है इतना दुखित हुई। चाहे अपनी औलाद कितनी भी नालायक क्यों न हो, लेकिन मां तो मां होती है। कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। माहम अनगा इतना दुखित हुई कि वो जो है वो भी जो है इस दुनिया को छोड़ करके चले बसी। तो इस तरह मेहरौली में अधम खां और अनगा दोनों को जो है अगल बगल दफनाया गया और उनका मकबरा आज भी वहीं पर स्थित है। इसके अलावा बैरम खां को मैंने अभी बताया कि इसको भी अकबर के द्वारा ही इनकी हत्या कराई गई थी वर्ष 1561 में। और इनकी पत्नी जिसका नाम था सलीमा, किसकी पत्नी? बैरम खां की जो है पत्नी जो सलीमा थी, अकबर महोदय कितने अच्छे व्यक्ति थे, फिर उनसे जो है इन्होंने निकाह कर लिया था। बाज बहादुर ये पहला ऐसा शासक था जिससे जो है अकबर ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध किए थे 1560 में और विजयश्री प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी सुप्रसिद्ध युद्ध, अरावली की जो है वो पहाड़ियां, जो जिसका कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जब सुबह की जो है उस पर किरण पड़ती है तो उसका रंग बिल्कुल पीला हो जाता है हल्दी की तरह, इसलिए उसे हल्दी घाटी के नाम से जाना गया। मेवाड़ के जो है शासक जिनका नाम था राणा उदय सिंह, क्या नाम था? राणा उदय सिंह। और राणा उदय सिंह के जो है पुत्र थे जिनका नाम था राणा प्रताप सिंह। कहा जाता है कि मेवाड़ के जो है राजकुमार थे राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह और अकबर का मामला तब बिगड़ा
कब? जब जो है 1562 में जोधा से अकबर की शादी हो गई। आमेर के शासक बिहारी मल ने अपनी बेटी जोधा की शादी जो है अकबर से कर दी। इस बात से ही जो है इन दोनों में जो है खुन्नस वहीं से शुरू हुई थी। इस बात का विरोध राणा उदय सिंह ने भी किया था। इसीलिए वर्ष 1568 में राणा प्रताप के पिता उदय सिंह और अकबर के बीच उदयपुर की लड़ाई हुई थी। हालांकि उस लड़ाई में अकबर पहली बार जो है राजपूतों के साथ युद्ध किए, इनकी जिंदगी जाते जाते बच गई। उसके बाद जब भी जो है युद्ध हुआ तो उन्होंने कभी राजपूतों के खिलाफ जो है युद्ध के मैदान में नहीं आए। हल्दी घाटी की भी लड़ाई हुई थी तो अकबर स्वयं युद्ध के क्षेत्र में न जा करके बल्कि राणा प्रताप के चाचा जो थे जिनका नाम मान सिंह था, मान सिंह को सेनापति बना करके और उन्हीं के खिलाफ भेजा था। ये लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई कब थी? 1576 में। ओ माय गॉड, वेरी सॉरी। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प सही है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध वो युद्ध था जिसके बाद जो है राणा प्रताप को जो है कुंभलगढ़ अपनी राजधानी बनानी पड़ी। हालांकि अकबर के डर से उन्होंने भी जंगल जंगल जो है घूमते रहे, घास की रोटियां खाई, कभी तमाम झंझावात झेलते रहे, लेकिन अपनी आन बान शान से जो है कभी समझौता नहीं किया, कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। और जब तक राणा प्रताप रहे तब तक अकबर के द्वारा जो है 1576 के बाद फिर कभी जो है चित्तौड़ पर अटैक नहीं किया गया। इवन दैट राणा प्रताप की मौत वर्ष 1597 में हो गई, लेकिन इनकी मौत को भी इसलिए छिपा करके रखा गया क्योंकि इनके नाम से ही चित्तौड़ जो है सुरक्षित था। तो जब तक अकबर रहे तब तक मेवाड़ ही ऐसा एक जो है, मेवाड़ और दूसरा एक और याद करना, मेड़ता, ये दो ऐसे साम्राज्य रहे जहां के जिन्होंने न कभी अकबर की अधीनता स्वीकार की और न ही जो है कभी अकबर के खिलाफ जो है आत्मसमर्पण किया, हमेशा आंख से आंख मिलाने का काम किया। मेड़ता के शासक थे जिनका नाम था रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन ने भी कभी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार किए थे। ये चंद्रसेन जो है चंद्रवंशी शासक थे। बढ़ते हैं अगले पंक्ति की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले बता दें, हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका नाम था हकीम खां। क्या नाम था? हकीम खां। हकीम खां। राणा प्रताप हिंदू थे, इनका सेनापति जो है इस्लाम धर्म का मानने वाला व्यक्ति था, जबकि अकबर का सेनापति स्वयं जो है कौन था? मान सिंह था, जो कि रिश्ते में राणा प्रताप के चचा थे। ये सब जानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति, लो मैंने बता ही दिया कौन थे, हकीम खां थे, जबकि मान सिंह को उस समय सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीर बख्शी जो है कहा जाता था। तो अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह थे, जबकि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खां थे। महाराणा प्रताप का जो है घोड़ा एक जानवर भी होकर के और हमेशा हमेशा के लिए जो है भारत के इतिहास में अमर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई जिनका घोड़ा का नाम जो है बादल था, या फिर इनका घोड़ा जिनका जो है नाम चेतक था, जिसके बारे में तमाम इतिहासकारों और साहित्यकारों ने जो है कविताएं भी लिखी। हल्दी घाटी नामक पुस्तक किसने लिखी, खंड काव्य किसने लिखी, कभी कभी यही आप लोगों से जो है पूछ लेता है। हल्दी घाटी नामक जो है खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? जी हाँ, श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? श्याम नारायण पांडे के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जैसे ओजस्वी पंक्तियां जो है हल्दी घाटी नामक पुस्तक में श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखें, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? अभी तो मैंने जो है बताया था, कौन सा? मेवाड़। मेवाड़ में यहां कौन सा राजवंश था? सिसोदिया।
कौन सा? सिसोदिया। इसीलिए राजपूताना में जितने भी राजवंश हैं, सिसोदिया राजवंश को आज भी बड़ी सम्मान की दृष्टि से जो है देखा जाता है। सिसोदिया वंश के ही संस्थापक थे जिनका जो है नाम था जो है राणा हमीर सिंह। हमीर सिंह और इन्हीं के राजवंश में जो है कभी राणा कुंभा हुए थे, जिनका शासनकाल जो है राजपूताना वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। आज भी राजस्थान में जो 84 किले हैं उनमें जो है 32 ऐसे हैं जिनका निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा ही कराया गया था। राणा कुंभा के द्वारा बनाई गई जो राजधानी थी, जो किला था जिसको कुंभलगढ़ कहा जाता था, जब चित्तौड़ पर राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने कब्जा कर लिया, तब जो है अगली राजधानी वही कुंभलगढ़ बनाई गई थी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। इसके अलावा जो है मेड़ता के शासक, अभी मैंने बताया कि रावचंद्र सेन या रामचंद्र सेन एक ही व्यक्ति का नाम है। इन्होंने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर आपसे पूछा जाता कि कछवाहा शासकों के बाद जो है कौन से ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर के ऐसे शासक रहे जिन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया और अपने बहन बेटियों की शादी जो है उनके साथ किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जोधा को ही जो है उसने अपनी पत्नी के बराबर का जो है सम्मान दिया। बाकी जितनी भी जो है राजपूताना वंश की जो है महिलाएं थीं, सबको जो है उपपत्नियों का जो है दर्जा दिया गया। और जो है अजीबोगरीब जो है बात वो ये थी कि उन राजमहल में अकबर के पहले से ही एक पत्नी थी रुकैया, वो भी जो है उनके जीवन काल तक रही थी। उसके अलावा अकबर महोदय की पत्नी और उनके गुरु की जो है पत्नी जिनका नाम सलीमा, वो भी इसका विरोध करती रही थी। सलीमा और जोधा में अच्छे संबंध ही नहीं थे, और आज नहीं तब नहीं कभी भी एक ही व्यक्ति के जो है बहुत सारी पत्नियां हों तो उनके बीच मधुर संबंध हो, यह भी दुनिया का जो है असंभव बात है। खैर अब तो जो है ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहां की रानी थी? ये मंडला की रानी थी, या जो है गोंडवाना कह सकते हो। कौन सा? गोंडवाना। उस समय जो है गोंडवाना के राजा थे जिनका नाम था जो है दलपत सिंह। क्या नाम था? दलपत सिंह। दलपत सिंह से जो है रानी दुर्गावती की शादी हुई। दुर्गावती तब कलिंजर जो कि अब वर्तमान में बांदा में पड़ता है, बांदा यानी कलिंजर के शासक थे जिनका नाम था कीरत सिंह। कभी पढ़ाया आपको तो बताया था कि ये वही कीरत सिंह थे जिनके खिलाफ युद्ध करते हुए वर्ष 1545 में शेरशाह सूरी स्वयं अपने हाथों मारा गया था। इसी कीरत सिंह की चंदेल राजवंश की ये राजकुमारी थी दुर्गावती। इनके पति दलपत सिंह का एक दुर्घटना में कहा जाता है कि मौत हो गई थी, और तब इनका जो है 4 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम था वीर नारायण सिंह को ही इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दी और खुद संरक्षिका बन करके जो है वहां पर शासन कर रही थी। वो बच्चा जिसको अभी पता ही नहीं था कि क्या राजा होता है, क्या प्रजा होता है, उसको राजा घोषित कर दिया गया था। उस समय की ये परंपरा थी, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा होता था। अकबर महोदय ने रानी दुर्गावती को जो है पत्र लिखा, और उस पत्र के पीछे भी जो है इनका उद्देश्य इनकी लौह और रक्त की नीति थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। लौह और रक्त की नीति वैसे तो जो है तैयार किया था, किसके दिमाग की उपज थी? तो आप कहेंगे कि बलबन के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की उपज थी? तो गुलाम वंश का शासक बलबन के दिमाग की उपज थी कि जो अपने से ताकतवर है, पावरफुल है, उसके परिवार में शादी कर लो, और नहीं तो कमजोर है तो उसको तलवार के आर पार कर दो और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लो। यही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी। अकबर महोदय
उस समय जितने भी राजपूताना वंश थे सबके साथ जो है इस पॉलिसी पर काम किया था। या तो आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया था और नहीं तो जो है उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और नहीं तो दोनों काम किए। अब रानी दुर्गावती को भी इन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र के पीछे इनका यही उद्देश्य था कि रानी दुर्गावती इनसे शादी कर लें ताकि गोंडवाना का साम्राज्य जो है इनको आराम से प्राप्त हो जाए। रानी दुर्गावती ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा करने से जो है मना कर दिया। उसने पत्र लिख करके जो है इनको सूचित किया कि तुमने सोच कैसे लिया, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। और उन दिनों राजा की बात की जो है अवहेलना, बादशाह की बात का अवहेलना मतलब युद्ध, बातचीत और नहीं तो फिर युद्ध। और इसी वजह से वर्ष 1564 में गोंडवाना की लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी? गोंडवाना युद्ध हुआ था। कब? 1564 में। 1564 में गोंडवाना की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में रानी दुर्गावती जो कि स्वयं घुड़सवारी और तलवारबाजी में जो है पारंगत थी, अकबर के खिलाफ जो है युद्ध बड़ी वीरता से जो है युद्ध किया। कहा जाता है कि इसी दरमियान उनका जो बालक था जिसका नाम वीर नारायण सिंह था, उसको गोंडवाना के किले से इनका सेनापति उस समय जो है अभी अधम खां था, उसी के हाथ वो जो है लग गया बालक, उसकी उन्होंने हत्या कर दी थी। जिस बालक को पता ही नहीं था कि क्या जो है जिंदगी है, क्या मौत है, क्यों युद्ध हो रहा है, उसको भी जो है नहीं इन्होंने बख्शा और मौत के घाट उतार दिया। अधम खां ने कहा था कि सांप से कम जो है खतरनाक सपोले नहीं होते हैं, इसलिए बालक पर किसी तरीके का जो है रहम ना दिखाया जाए और उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। इस घटना से इतनी आहत हो गई जो है रानी दुर्गावती, जिनका अब पति भी नहीं था, जिनका अब बेटा भी नहीं था, वो फिर किस लिए युद्ध कर रही हैं। उन्होंने स्वयं अपनी तलवार जो है स्वयं को मार करके अपनी ई लीला समाप्त कर ली थी। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। असीरगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था, जो कि वर्ष 1601 में इन्होंने लड़ा था। किसके खिलाफ? मीरान बहादुर के खिलाफ लड़ा था और मीरान बहादुर को गिरफ्तार करके जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। तो अकबर के जीवन का जो है ये पहला युद्ध था, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के शासनकाल का जो है प्रथम युद्ध था। हमेशा ध्यान रखेंगे। वो अलग बात थी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के शासनकाल में हुई थी जरूर, लेकिन अकबर ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जो है इनके संरक्षक और सेनापति बैरम खान ने अकबर की तरफ से उस युद्ध में हिस्सा लिया था। और एकमात्र हिंदू शासक जिसका नाम था हेमचंद्र, जिसका नाम था हेमू, जो कि भारत में विक्रमादित्य के रूप में 14वां विक्रमादित्य था, उसकी हत्या कर दी गई थी। बहरहाल अगला प्रश्न देखें। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल थे कौन? अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वैसे नवरत्नों को रखने की परंपरा सबसे पहले गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अबुल फजल इनके जो है राजकवि थे। अबुल फजल इनके राजकवि थे जिन्होंने आईने अकबरी लिखा था। आईने अकबरी लिखा, जो कि अकबरनामा का ही जो है एक हिस्सा है। और आईने अकबरी के लेखक, इनके राजकवि, इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी जो हत्या हुई थी, वो कोई और नहीं बल्कि अकबर के सुपुत्र शाहजादा सलीम ने कराया था। कब? वर्ष 1601 में। कहां पर? आगरा के पास। किसके द्वारा इसकी हत्या कराई गई थी? बीर सिंह बुंदेला के द्वारा कराई गई थी। ओरछा शासक जिसका नाम था बीर सिंह बुंदेला, बीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है इनकी हत्या करा दी गई। और उसके पीछे वजह था, जब अपने बाप के खिलाफ जहांगीर ने बगावत करके और इलाहाबाद के किले में अपने आप को बादशाह जो है घोषित किया, तो अकबर महोदय इसी अबुल फजल को भेजे थे जहांगीर को समझाने के लिए। जहांगीर को बचपन में अबुल फजल ने पढ़ाया था, इनके शिक्षक भी थे और अकबर के राज दरबार के राजकवि भी थे। अबुल फजल गए थे जहांगीर को समझाने, समझाए भी यही इलाहाबाद के किला में। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था और
इतना समझा दिए कि जहांगीर इन्हीं को समझा दिया। जब इलाहाबाद से चले थे कहां, लाहौर के लिए। उन दिनों मुगल साम्राज्य की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। 1585 में ही मुगल साम्राज्य की राजधानी लाहौर बना दी गई थी। आगरा के पास बीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति को, जिनकी सुरक्षा में जो है जहांगीर ने भेजा था, वही अबुल फजल की हत्या कर दी। तो जहांगीर के षड्यंत्र के शिकार हो गए कौन? अबुल फजल। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? जी हां, पहला विकल्प सही है। ऐसा क्या था कि अबुल फजल की हत्या हुई? ऐसा क्या था कि शाहजादा सलीम जो है अकबर के विरोधी हो गए? उसके पीछे कहानी यह है कि शाहजादा सलीम और अकबर के बीच मनमुटाव का सबसे पहला कारण बना जो है अनारकली। अनारकली जो कि अकबर के उस समय हरम में थी। अकबर महोदय के एक बच्चे की माता भी वो रही जो है बन गई थी। और कालांतर में उसी अनारकली से फिर जहांगीर के प्रेम हो गए, प्रेम संबंध हो गए। उस राजमहल की वो चूंकि नृत्यांगना थी तो उनकी भी मजबूरी थी। बादशाह है, उसको भी ना नहीं कह सकती थी। ये तो शाहजादा है आने वाले समय का, ये भी बादशाह था, कुछ ज्यादा ही था। अकबर को जब पता चली तो उन्होंने अनारकली की जो है हत्या करा दी, जिसका प्रमाण विदेशी लेखकों के द्वारा भी जो है दिया जाता है। और उसके बाद यही वजह था कि अनारकली वाले मामले को लेकर के पिता पुत्र में बात बिगड़ गई। दोनों एक ही जगह कजरारे कर रहे थे, बात बिगड़ी। और वो बात इतना अधिक बिगड़ गई कि अपने ही पिता के खिलाफ बगावत करके जो है, और जहांगीर कौशांबी में इलाहाबाद के पास जो सम्राट अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था शिलालेख, जिसे कौशांबी शिलालेख, जिसे रानी का भी लेख कहा जाता था, उसको उखड़वा करके ले जा करके इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। और न सिर्फ स्थापित कराया बल्कि उस पर स्वयं को जो है भारत का बादशाह घोषित कर दिया। जीवन के अंतिम समय में अकबर महोदय अपने बेटे से परेशान हो गए, वरना जिसको चाहे उसको इन्होंने आत्मसमर्पण करा दिया सिसोदिया वंश के शासकों को छोड़ करके। जिसको चाहे उसको जो है जीत लिया। लेकिन दुनिया में जो किसी से नहीं हारा है अपनी औलाद से हारा है। और इसीलिए शाहजादा सलीम के बीच और इनके बीच और मनमुटाव हुआ जब इनको पता चला कि अबूजान अब्दुल रहीम खान खाना को जो है बादशाह घोषित करना चाहते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना सलीमा के पुत्र थे और उनको क्यों बादशाह घोषित किया जाएगा, हमको क्यों नहीं घोषित किया जाएगा? ये कुछ ऐसे मामलात थे जिसको लेकर के अकबर और जहांगीर के बीच जो है बात बिगड़ गई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? प्रबुद्ध निरंकुश, शासक का निरंकुश होना भी जो है स्वाभाविक है, जरूरी है। और प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है किसको? अकबर को कहा जाता है। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे ना, इतना जानकार थे कि अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनका शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के जो है कब तक? 1605 तक। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि राजकीय व्यवस्था हो चाहे पारिवारिक व्यवस्था हो, इसको चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, आपके पास अनुभव होना जरूरी है। वो दौर था जब एक ही परिवार में 7-7, 8-8 भाई होते थे, सब अनपढ़ गवार होते थे, लेकिन सब जो है पूरे जीवन भर साथ साथ रहते थे। आज 2 ही हो रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन कब तक साथ रहते हैं? जब तक शादी नहीं हो जाती है। शादी हुई, परिवार की परिभाषा ही बदल जाती है। शादी होते ही वो कहते हैं वो मेरा परिवार है, वो तेरा परिवार है। और पता चलता है कि माता पिता जो है उन दोनों के किसी के परिवार में नहीं आते हैं। बहरहाल ऐसा ना हो तो ही ठीक है। प्रबुद्ध निरंकुश किसको कहा गया है? जो है
अकबर को। सिर्फ अगर जो है पूछता कि निरंकुश किसको कहा गया है, तब उस सवाल का जवाब डी हो जाता। बहरहाल अभी जो है इसी को रहने दे। अगला प्रश्न देखें, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था भारत, वो देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत का जो है धन वैभव विदेशियों को भी भारत में खींच लाया। आज भी स्थिति जो है वही है। आज भी दुनिया का हर देश भारत के साथ जो है बिजनेस, व्यापार संबंध रखना चाहता है, क्योंकि भारत की पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन इस समय दोनों बड़ी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और इकोनॉमिस्ट कहता है कि वो देश जहां पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या दोनों बढ़ रही हो, वो बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है। इसलिए तो हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच आया था कब? 1585 में। इसके आने के पीछे हालांकि ये जो है पर्यटक के रूप में आया था, पर्यटक के रूप में आया था, और भारत के बारे में इन्होंने अपने देश में अपने जो है यात्रा वृतांत में जो वर्णन किया, उसका परिणाम था कि दूसरे जो है अंग्रेज शासकों का भी अंग्रेज व्यापारियों का भारत में जो है आगमन हुआ था। जॉन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस समुद्र के रास्ते भारत आने वाला जो है पहला जो है अंग्रेज था, जो कि वर्ष 1608 में ये आया कहां था? तो सबसे पहले जो है इसका आगमन यहीं पर हुआ था। भारत में आज भी एक जो है शहर है जिसका नाम सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। 1608 में सूरत में आने वाला समुद्र के रास्ते पहला व्यक्ति था जॉन हॉकिंस। तब उस समय जो है शासन किसका हुआ करता था? जहांगीर का। और जहांगीर से इनकी मुलाकात जो है आगरा में हुई थी। तब जो है मुगल वंश की राजधानी कहां हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी। भारत में ये रेड ड्रैगन से आए थे। जिस जो है जहाज से आए थे उसका नाम जो है रेड ड्रैगन था, या कहीं कहीं जो है हेक्टर लिखा होगा। हेक्टर से जो है आए थे, टट्टर से नहीं, हेक्टर नामक जहाज से। उसके बाद भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज जो समुद्र के रास्ते आया था वो था जो है थॉमस रो, जिसका आगमन 1611 में हुआ था। 1611 में हुआ था। और इससे जहांगीर की मुलाकात जो है अजमेर में हुई थी। कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी। ये पीटर मुंडी, ये किसके शासनकाल में आया था? शाहजहां के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? जी हां, शाहजहां के शासनकाल में इनका भारत में आगमन हुआ था। कब ये जो है भारत में ये महोदय आए रहे थे? तो इनका भारत में जो है आगमन हुआ शाहजहां के शासनकाल में। और शाहजहां का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था? जी हां, इसका शासनकाल वर्ष 1628 से लेकर के 58 तक जो है रहा था। और इन्हीं के शासनकाल में ये 1632 में भारत आया है। प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। इंग्लैंड की रानी जिनका नाम जो है एलिजाबेथ था, और महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ही सबसे पहले चार्टर एक्ट, कौन सा? चार्टर एक्ट 1600 के तहत, चार्टर एक्ट 1600 के तहत भारत सहित जो है पूर्वी देशों पर व्यापार करने का अधिकार जो है दिया गया। इन्हीं के शासनकाल में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 217 कंपनियां मिलकर के एक कंपनी का निर्माण करती हैं, और उस कंपनी का नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1600 के तहत भारत के लिए जो है ब्रिटेन की संसद में बनाया गया ये पहला कानून था, जिस पर कि वहां की महारानी ने अपनी सहमति दी थी। और ये किसके समकालीन थी? क्योंकि ये बात हो रही है 1600 का, तो उस समय जो है भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर जो कि 1556 से लेकर के भारत पर 1605 तक जो है शासन किया था। इनके जो है समकालीन रही थी कौन? जी हां, कौन? अकबर। शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर के 58 तक रहा था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 तक रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं
अगला प्रश्न क्या है, उससे पहले आप ये देख रहे हैं स्टडी 91 के द्वारा ये ऐप स्टडी 91 प्रो, जिसको जो है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। www.study91pro.com पर जो है विजिट कर सकते हैं, जहां पर ये शानदार जो है टेस्ट सीरीज जो है दी गई है। चाहे इनमें से किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए जो है बेस्ट परफेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली थी क्या? जब्ती प्रणाली सही तो था, ये टोडरमल के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की उपज थी? टोडरमल। और इसको सबसे पहले टोडरमल के द्वारा, चूंकि टोडरमल रहे किसके दरबार में थे? अकबर से भी पहले ये शेरशाह सूरी के दरबार में थे। किसके दरबार में? शेरशाह सूरी के दरबार में रहे थे, और वहीं पर इन्होंने जो है इसको दहसाला प्रथा को जो है सबसे पहले लागू किया था। दहसाला व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था को जो है सबसे पहले टोडरमल ने शेरशाह सूरी के समय में लागू कराया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर। सीतापुर में एक जगह है जिसका नाम है लहरपुर। क्या नाम है? लहरपुर। इसी लहरपुर के, कहां के? लहरपुर के रहने वाले थे टोडरमल, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और दहसाला व्यवस्था को फिर इन्होंने जब अकबर की सेवा में आ गए तो यहां पर भी जो है लागू किया। किसी भी जो है भूखंड का, किसी भी जमीन का पिछले 10 वर्षों का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसका जो है एवरेज निकाल लिया जाता था, औसत निकाल लिया जाता था, और फिर उस औसत का जो है 1/10वां भाग जो है किसके रूप में? लगान के रूप में जो है वसूला जाता था। यही थी दहसाला व्यवस्था। किसने शुरू किया? टोडरमल, जो कि अकबर के जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, इनके नवरत्नों में से एक थे। क्योंकि टोडरमल का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, यह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मनसबदारी प्रथा को सबसे पहले जो है लागू किया था किसने? चंगेज खान ने। किसने? चंगेज खान। चंगेज खान जो कि एक मंगोल था, तो जाहिर सी बात है मंगोलों के द्वारा ही जिस साम्राज्य की स्थापना हुई और जो देश स्थापित किया उसे मंगोलिया कहा गया। मनसबदारी का मतलब क्या था? मनसब का जो है मतलब ही होता था क्या? पद या जो है रैंक। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले वो वाली व्यवस्था हुआ करती थी, किसी व्यक्ति को जब नौकरी पर रखा जाता था, बादशाह के द्वारा सेवा में लिया जाता था, उसको क्या वेतन दिया जाए, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारी बातें जो पहले से निर्धारित नहीं थी। और अकबर के दिलो दिमाग में जो बात आ गई, बादशाह के दिलो दिमाग में जो बात आ गई, उसी के अनुसार उसको जो है रख लिया जाता था नौकरी पर। लेकिन बाद में अब ये मनसब व्यवस्था रैंक बना दिया गया। जैसे आज जो है हम लोगों के यहाँ अभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो है जॉब आती है तो उसमें पे स्केल जो है देता है कि जो है कितने का पे स्केल है, तो 4500 का है, कितने का है तो 5500 का पे स्केल है। उसी तरह उसमें भी जो है रैंक बना दिया गया था कि जो है कितने का, तो जो है 100 से लेकर के जो है 10,000 जो है मनसब तक की जो है ये रैंक थी। और सबसे पहले इसको सेना में लागू किया गया, उसके बाद जो है और भी जो है दूसरे विभाग थे वहां भी लागू कर दिया गया। शुरुआत किया गया था मंगोलिया से, लेकिन भारत में इसको पूरी तरीके से जो है अपनी शासन व्यवस्था का हिस्सा बनाया किसने? अकबर महोदय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी? मनसबदारी व्यवस्था। अभी तो मैंने बताया, और इसको जो है कहां से लिया गया था? मंगोलिया से लिया गया था। सबसे पहले किसने इसको जो है अप्लाई किया था? जी हां, चंगेज खान ने। चंगेज खान जो कि एक मंगोल व्यक्ति था। और अकबर के जो दादाजी थे, कौन? बाबर, वो भी एक चगताई तुर्क पिता के तरफ से और माता के तरफ से मंगोल थे। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है,
अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज वैसे तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1492 में कोलंबस के द्वारा जो है किया गया। कोलंबस हालांकि चला था जो है ये भारत को खोजने के लिए। किसको? भारत को। चला गया कहां पर? अमेरिका। अमेरिका, लेकिन इसको नहीं पता था कि जो है ये अमेरिका में है, इसीलिए उसको इन्होंने नई दुनिया का जो है नाम दिया था। किसका नाम दिया था? नई दुनिया का जो है नाम दिया। कोलंबस जो कि कहां के रहने वाले थे? जी हां, इटली के रहने वाले थे। स्पेन की मदद से जो है चले थे भारत को खोजने। खोजते खोजते अमेरिका खोज दिए। इसीलिए तो कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा था। क्या कहा था? रेड इंडियन। क्यों कहा था? क्योंकि ये अमेरिका में जब जो है आज का एल सल्वाडोर आइलैंड है वहां पर ये पहुंचते हैं तो वहां के रहने वाले लोगों को देखते हैं, क्या या तो बिल्कुल वो काले हैं और नहीं तो कुछ ऐसे हैं। वहां के लोग गर्मी से बचने के लिए रेड वुड अपने शरीर पर खींच लेते थे। तो एक तो बिल्कुल वो गोरे होते थे क्रिसगेल की तरह, ऊपर से जो है रेड वुड, हम लोगों के यहाँ जैसे पीला जो है चंदन होता है, दक्षिण भारतीय लोग गर्मी से बचने के लिए अधिक इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग तो उसको प्रोफेशन खैर बना रखे हैं। उसी तरह वहां पर उन दिनों, कहां पर? जी हां, अमेरिका में। तब अमेरिका का नाम अमेरिका नहीं था, वहां के लोग भी रेड वुड को अपने शरीर पर लगाते थे, इसीलिए कोलंबस ने उनको रेड इंडियन कहा था। आज भी आपसे पूछता है किस देश के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? अमेरिका के निवासियों को कहा जाता है। अमेरिका का नाम, अमेरिका जो है वर्ष 1499 नहीं 1599 में जब अमेरिको के द्वारा जो है खोज की गई, अमेरिको भी इटली का था तो उसी के नाम पर उसका नाम अमेरिका रख दिया गया था। आज भी दो कॉन्टिनेंट हैं, दो महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और यह घटना इन महोदय के जीवन काल में हुई थी जिसका इन्होंने वर्णन किया था कि दुनिया में एक और जो है देश खोजा गया है। किसने? अमीर खुसरो ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न की स्थिति। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। बिल्कुल सही है। उस समय के जो सैनिक थे, खास करके 3 ही सेना होती थी, अश्व सेना, गज सेना, पैदल सेना। जो अश्व सेना थी, अश्व सेना के सैनिकों के द्वारा एक सैनिक को कम से कम अपने पास 2 घोड़ों को रखना पड़ता था, क्योंकि युद्ध के दौरान एक ही घोड़े को बहुत देर तक इस्तेमाल न किया जाए, या अगर घोड़ा घायल हो जाता है तो उसके जगह पर दूसरे का इस्तेमाल कर लिया जाए। इसका कारण क्या था? घोषों को यात्रा में, घोषों नहीं घोड़ों, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। दोनों बात सही है। ये बाकायदे उस समय की जो है राजाज्ञा जारी की गई थी। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश। मैंने पहले भी ये तो क्वेश्चन आया था। सिसोदिया वंश के शासक और महाराणा प्रताप इसी वंश से जो है संबंध रखते थे। मेवाड़ और मेड़ता दो ऐसे जो है उस समय के राजपूत साम्राज्य थे जिन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी या शेख फरीद गज-ए-शंकर। तो ये दोनों तो इन लोगों के इनके जीवन में जो है रहे ही नहीं। बहरहाल मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर महोदय जो है जाते थे और कहा जाता है कि नंगे पैर जो है जाते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला अगर पहला सुल्तान कोई था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था। और कहा जाता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जब जो है मृत्यु हो गई थी उसके बाद वहां पर भी दरगाह का निर्माण कार्य जो है हालांकि शुरू कराया था महमूद खिलजी ने, इसको पूरा कराया था इन्होंने। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो दिल्ली में है उसका भी जो है निर्माण कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है कराया था। अकबर महोदय ये मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में जो है जाया करते थे। कहा जाता है कि वहीं पर जाते समय जब जो है वहीं पर जब जो है ये जा रहे थे तो इनकी मुलाकात, क्योंकि अजमेर आज भी आप जाएंगे तो जयपुर से होकर ही जाना पड़ेगा, ट्रेन आज भी उसी रास्ते जाती है।
हालांकि तब ट्रेन नहीं थी, अकबर जो है ट्रेन से नहीं ना, ये पैदल जाते थे, तो आमेर से होकर ही जाते थे। आमेर को ही जो है अब जयपुर कहा जाता है। और अकबर महोदय आमेर से होकर के जो है जा रहे थे, तो उस समय आमेर के शासक जिनका नाम था जो है बिहारी मल, उस समय की परंपराओं के अनुसार जब एक राजा दूसरे राजा के साम्राज्य में जाता था तो उसका जो है भव्य स्वागत किया जाता था। ये राजधर्म का एक हिस्सा हुआ करता था। आज भी देखते हो हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे देश में जाते हैं, उनका कितना बेहतरीन स्वागत होता है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों न जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर भारत में आ जाएं तो उनका भी भव्य स्वागत होगा, जबकि दुनिया जानती है कि ये दोनों देश ऐसे हैं जो कभी शांतिपूर्वक रह नहीं सकते हैं। उन दिनों भी जब बिहारी मल ने इनका भव्य स्वागत किया, कहा जाता है कि इनके यहाँ अकबर महोदय ने रात्रि विश्राम किया था और उसी समय जो है उन्होंने पहली बार जोधा अकबर को देखा था। उसी समय उन्होंने पहली बार किसने, अकबर ने जोधा को देखा था। और उसके बाद की कथा मैंने बताया था, उसी की वजह से जो है आगे चल करके आमेर की लड़ाई हुई और अंततोगत्वा बिहारी मल पहले ऐसे कछवाहा शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हीर कुंवर की शादी इनके साथ जो है कर दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। इबादत खाना मतलब धर्म संसद। धर्म संसद की स्थापना कब हुई थी? जी हां, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1175 में। और याद रखें, और नहीं तो पूछता है कि इसे सभी धर्म के लोगों के लिए कब खोल दिया गया, तो वर्ष 1578 में। इसकी स्थापना 1575 में और इसे सभी धर्म के लिए ओपन किया गया कब? 1578 में। इबादत खाने में पहुंचने वाले एकमात्र हिंदू व्यक्ति जिनका नाम था जो है पुरुषोत्तम और दूसरे थे देवीलाल। अकबर महोदय अपने इबादत खाने में उस समय के तत्कालीन हिंदू धर्म के प्रकांड विद्वान और रामचरितमानस के जो है लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि उस समय बनारस में रहा करते थे, वाराणसी में अस्सी घाट पर रह करके रामचरितमानस की जो है रचना कर चुके थे और उनको सुनने के लिए उन दिनों भी जो है बहुत वहां भीड़ होती थी। उस समय के वो कथावाचक थे। अकबर महोदय उनको निमंत्रण भेजे थे लेकिन उन्होंने आने से जो है मना कर दिया। उस समय के जितने भी ऐसे हिंदू धर्म के बड़े धर्मगुरु थे उनके यहां निमंत्रण जो है भेजा गया था इनकी तरफ से, लेकिन पहुंचने वाले मात्र व्यक्ति जो है वही थे पुरुषोत्तम देवीलाल। जैन धर्म के एक व्यक्ति जिनका नाम था हरविजय सिंह सूरी, जिनको अकबर महोदय ने जगत गुरु की उपाधि दिया था। हरविजय सिंह सूरी के प्रभाव में आकर के ही अकबर ने मांस मदिरा का जो है परित्याग कर दिया था और अपने राज दरबार में भी, अपने रसोई में भी जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी थी। इसीलिए बिरबल के द्वारा अकबर जी को समझाया गया कि आपने इबादत खाना की स्थापना किया है किस लिए? दूसरे धर्म के लोगों को अपने मजहब के तरफ आकर्षित करने के लिए या खुद दूसरे धर्म की तरफ जो है आकर्षित होने के लिए? इन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम में जो है परिवर्तित किया जाए। तो इन्होंने कहा कि ये बताइए, हरविजय सिंह के बातों में आकर के आप जो है मांस भक्षण बंद कर दिया, आप उनसे प्रभावित हो रहे हो कि वो आपसे प्रभावित हो रहे हैं? तो कुछ ऐसे जो है मामलात थे जो कि इबादत खाना जिसके वजह से जो है हमेशा सुर्खियों में रहा था। आका विवा के नेतृत्व में ईसाइयों का एक दल जो है उस समय यहीं पर आया था। पुर्तगाली उस समय भारत में गोवा पर अपना जो है कब्जा कर चुके थे। 1510 में ही पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था और 1510 से लेकर 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का ही अधिकार था। तो पुर्तगालियों से भी अकबर महोदय मिले। आका विवा उस समय उन लोगों के एक धर्मगुरु थे जो कि आए थे इबादत खाने में और अकबर ने उन लोगों को आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में न सिर्फ गिरजाघर की स्थापना करने का जो है फरमान सुनाया,
उनका रिक्वेस्ट को, उनके जो है निवेदन को स्वीकार किया, बल्कि जो है ईसाई धर्म के लोगों को भी जो है इन्होंने प्रश्रय दिया। उत्तर भारत की पहली जो है, उत्तर भारत में पहला जो गिरजाघर वहीं पर बनाया गया है। कहां पर? आगरा में, जो आज भी है। अकबर के नाम से ही जो है उन लोगों ने निर्माण कराया था। तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा की गई थी 1579 में। कहां से की गई थी? फतेहपुर से, फतेहपुर सीकरी से जो है की गई थी। कहां से की गई? जो है फतेहपुर सीकरी से जो है मजहर की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। आपको बता दें, अकबर के द्वारा इबादत खाना, प्रेयर हाउस यानी धर्म संसद की स्थापना किया गया कब? 1175 में। इसे पहले सिर्फ इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ही ओपन किया गया, लेकिन इसे बाद में वर्ष 1578 में, कब? 1578 में ओपन फॉर ऑल, सभी धर्म के लोगों के लिए जो है इसे खोल दिया गया था। और यहां पर धर्म संसद में जो चर्चा होती थी हमेशा बृहस्पतिवार को, गुरुवार को जो है होती थी। कब? बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, और वो भी जो है शाम के वक्त यहां पर धर्म संसद में चर्चा होती थी। विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबियों को बुलाया जाता था और उनसे चर्चा किया जाता था। उनको बताया जाता था कि अपना धर्म दूसरे मजहब से, दूसरे धर्म से क्यों बेहतर है। इबादत खाने में उस समय के तत्कालीन और विद्वान जो है लेखक हिंदी के, जिनका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी था। गोस्वामी तुलसीदास अकबर के ही समकालीन थे। उस समय वाराणसी में रह करके रामचरितमानस की रचना कर चुके थे। उनको भी निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन उन्होंने आने से जो है मना कर दिया था। मीराबाई, रशखान, स्वामी हरिदास जैसे लोग अकबर के समकालीन थे, लेकिन इबादत खाने में लोग आने से इनकार किया था। जिनको ये बुलाना चाहते थे वो आए नहीं, और जो आए वो किसी काम के नहीं थे। वहां पहुंचने वाले हिंदू धर्म के एकमात्र धर्मगुरु थे पुरुषोत्तम देवीलाल। मजहर की घोषणा की गई थी अकबर के द्वारा कब? 1579 में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। कहां? फतेहपुर सीकरी में जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया, और इसके तहत अकबर ने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु जो है घोषित किया था। नवरोज का त्योहार उत्सव को जो है मनाने की परंपरा 1580 में शुरू की गई। हालांकि नवरोज त्योहार पारसी धर्म का त्योहार था। इसको मनाने की परंपरा सबसे पहले भारतवर्ष में बलबन के शासनकाल में शुरू किया गया। बलबन पहला सुल्तान था जिसने नवरोज के त्योहार को मनाना जो है शुरू किया था। दिन ए इलाही, यह एक नया धर्म था जो कि अकबर महोदय के द्वारा वर्ष 1582 में शुरू किया जाता है। 1583 में इनके द्वारा इलाही संबत की स्थापना जो है की जाती है। दिन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति जो थे वो थे जो है बिरबल। कौन थे? बिरबल। बिरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। क्या? महेश दास था। महेश दास, और ये ब्रह्मा के जो है उपनाम से कविता लिखने का कार्य करते थे। कविता भी लिखते थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इस धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इस धर्म के जो पुरोहित थे वो थे अबू फजल। कौन थे? अबुल फजल। और दिन ए इलाही में इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए जो है रविवार का दिन तय किया गया था। रविवार के दिन जो है सब लोग उपस्थित होते थे और सुल्तान बादशाह अकबर के पैर पर पगड़ी रख करके और इस्लाम जो है स्वीकार करते थे। दिन ए इलाही स्वीकार करते थे। सिर्फ इसका जो है नाम बदला गया था दिन ए इलाही, बाकी जो है उसमें रीति रिवाज और परंपराएं जो है वही थी। राजनीति था ना। अब अकबर महोदय ने कहा कि ऐसा धर्म जो है चलाया जाएगा जब भारत में अब जो है सिर्फ एक धर्म होगा,
जो सूफीवाद पर आधारित होगा, एकेश्वरवाद पर आधारित होगा, सभी धर्म के रीति रिवाजों को उसमें जगह दी जाएगी। लेकिन जब दीन इलाही जो है तैयार किया गया तो उसमें इस्लाम धर्म की मान्यताओं और व्यवस्थाओं के अलावा किसी और धर्म को जो है उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। यही वजह था कि दूसरे धर्म के लोगों ने इसलिए नहीं स्वीकार किया कि तो है तो सब वही जो पहले था, और तुम कह रहे हो कि सभी धर्म के रीति रिवाज उसमें दिए जाएंगे। इस्लाम धर्म के लोगों ने इसलिए नहीं स्वीकार किया कि तुमने अपने मजहब का नाम क्यों बदल दिया। इसलिए इनका ये जो शो था वो पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो गया था। इलाही के नाम पर ही कहा जाता है कि प्रयागराज का नाम इन्होंने बदल करके इलाहाबाद किया था। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। करोड़ी की नियुक्ति 1573, ये भी सही है। 10 साला बंदोबस्त योजना 1580 किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। टोडरमल जो कि सीतापुर लहरपुर के रहने वाले थे। इलाही संबत का प्रचलन, जी ये भी सही है। इलाही गज का प्रचलन वर्ष 1587। 1 2 3 4, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, पर्दा शासन यानी पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब कि महिलाओं का वो समूह जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजकार्यों में जो है जिनका हस्तक्षेप होता था, और अपनी धाय माता माहम अनगा को प्रधानमंत्री यानी वजीर का पद दिया था। किसने? अकबर महोदय ने। 1560 से 1564 तक जो है वो प्रधानमंत्री पद पर जो है रही थी, वजीर रही थी, जिनका प्रमुख जो है माहम अनगा जो है थी। हमीदा बानो, मेहरून निशा, ये उसका हरम दल का जो है प्रमुख सदस्य रही थी। इसमें कह रहा है कि 1560 से 64 के ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य कौन थी? जी हाँ, माहम अनगा थी। अभी तो मैं बताया इनको वजीर का जो है पद जो है दिया गया था। वजीर यानी प्रधानमंत्री। आज भी प्राइम मिनिस्टर को उर्दू में वजीर आला ही कहा जाता है। हालांकि बाद के दिनों में अकबर ने अपने जीवन के, अपने शासनकाल के जो है अंतिम समय में ये पेटीकोट जो है व्यवस्था थी, पर्दा प्रथा जो थी, उसको जो है क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इस सेशन का अंतिम प्रश्न के बाद ये कुछ स्टडी 91 के द्वारा रिस्पेक्टेड नितिन सर के नेतृत्व में ये कुछ किताबें जो है जारी की गई हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी है। इनके लिए आप दिए गए नंबर पर जो है कॉल करके और संपर्क कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में जरूर जो है टाइप करें। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।